हाय गाइस, वेलकम बैक टू विद्यार्थी.in। आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड मेरा नाम है अपराजिता एंड आज हम करने वाले हैं इस वीडियो के साथ क्वेश्चन आंसर्स को शुरू आपके चैप्टर नंबर 2 के विच इज फेडरलिज्म। आपकी सिविक्स की बुक से था ये चैप्टर, राइट? सो गाइज ये क्वेश्चन आंसर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग, आपको क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने चाहिए। आपको ना एक तरीके से एग्जाम में बैठने से पहले एक तरीके से अग्नि परीक्षा मिल जाती है, प्रिपेयर कर देते हैं आपको, ठीक है? सो फॉर इंक्रीजिंग मार्क्स या फिर आपको अपने मार्क्स में थोड़ा सा और बेटर दिखाना है तो क्वेश्चन आंसर्स आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा। मेरे साथ ही कर लो यार, कोई नहीं, ठीक है? सर क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर देते हैं विदाउट एनी देरी। एंड क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, लोकेट द फॉलोइंग स्टेट ऑन अ ब्लैंक आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, मणिपुर, सिक्किम, छत्तीसगढ़ एंड गोवा। सो गाइज एक बहुत ही ज्यादा मतलब माइंड बॉबलिंग एक टिप दे देती हूँ आपको, हर जगह ये काम आएगी। वो ये है गाइज कि हमारा जो इंडिया का पॉलिटिकल मैप है ना, वो आप अच्छे से रट्टा मार लो, क्योंकि गाइज इससे रिलेटेड आता ही आता है। मतलब आपको सारे के सारे स्टेट्स कौन कौन सी पोजीशन पे होने चाहिए, ये मैं सबसे पहले अपने 10th क्लास में रट्टा मारा था, क्योंकि इससे रिलेटेड मैप आता ही आता है, ठीक है? आपको कोई स्टेट आउटलाइन करना पड़ेगा, कोई किसी जगह का बताना पड़ेगा एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है? तो हमें पता ही नहीं होगा वो स्टेट कहाँ पे आउटलाइन होता है तो दिक्कत है, ठीक है? तो स्टेट आउटलाइनिंग आपको पहले सीखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे हमें कौन से 4 जगह बोली थी ना, गोवा, सिक्किम, मणिपुर, ठीक है? तो गाइज ये रहा मणिपुर आउटलाइन है। आप जानते हो मणिपुर के नीचे मिजोरम पड़ जाता है, ऊपर नागालैंड पड़ जाता है, ठीक है? सारी चीजें याद करनी है। सिक्किम, अच्छा सिक्किम के साइड पे जैसे नेपाल पड़ जाता है, ठीक है? और क्या पड़ता है यार, ये बिहार भी पड़ता है। बहुत सारे स्टेट्स यहाँ पे आगे पीछे होते ही हैं। यहाँ महाराष्ट्र पड़ जाता है, यहाँ मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ के जस्ट नीचे उड़ीसा भी पड़ता है, ठीक है? फिर गोवा ले लीजिए, गोवा के साइड में पुदुचेरी भी पड़ता है। तो ये 4 स्टेट आउटलाइंड है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो जिस पे कलर हो रखा है ना, दिस इज छत्तीसगढ़, दिस इज गोवा, सिक्किम, मणिपुर, ठीक है? तो यार एक टिप है बस, वो आप एक बार आउटलाइनिंग सीख लेना। पॉलिटिकल मैप बहुत इजी होता है, हमारे इंडिया का तो सबसे इजी है, बड़े आसानी से याद हो जाता है। देन एक ब्लैंक पॉलिटिकल मैप पे आप उसको एक बार प्रैक्टिस कर लो कि आपको कितना याद हुआ है, ठीक है? सो गाइज यहाँ पे दे रखा है ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, छत्तीसगढ़, रेड है गोवा, ओके? सो गाइज ये हमने कर लिया। देन क्वेश्चन नंबर 2 आता है, आइडेंटिफाई एंड शेड 3 फेडरल कंट्रीज, ठीक है? अब मैं आपको वर्ल्ड मैप का तो प्रैक्टिस करने बोलूंगी नहीं, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत ही कम आता है, ठीक है? बट स्टिल फेडरल कंट्री, ये हमारे सिविक्स के अंदर थोड़े बहुत बाहर की कंट्रीज का भी लिया गया था, इसलिए हम इसको भी कर लेंगे, कोई बात नहीं। फेडरल कंट्रीज इंडिया को छोड़ के इंडिया ही पता था मुझे भी, इंडिया को छोड़ के देखते हैं भाई कौन कौन से हैं। ब्लैंक आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड पे हमें देखना है, ठीक है? गाइस फेडरल कंट्री वो होती है जिन्होंने 2 या 3 टायर गवर्नमेंट रख रखी होती है, जिन्होंने पावर शेयर कर रखी होती है अलग अलग टायर्स में। फेडरल कंट्री उसी को कहते हैं ना जिन्होंने पावर को शेयर कर रखा होता है, ठीक है? सो गाइस यहाँ पे देखते हैं इंडिया को नहीं करना है, ठीक है? कितने बोले थे यार, कितने बोले थे? कितने बोले? 3 बोले, ठीक है? 3 कर लेते हैं। एक पे तो यार पहले रशिया आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, इंडिया के पास में ही है गाइस पाकिस्तान, वो भी एक फेडरल कंट्री है। फिर आपका ब्राजील भी आ जाता है, ठीक है? ब्राजील, मेक्सिको, बहुत सारी कंट्रीज है गाइस जो फेडरल है। अब यहाँ पे हम शेड करना है, बट मैं शेडिंग करने बैठी तो भाई रात हो जानी है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? और क्या क्या था भाई, यहाँ पे देखिए हमारा भारत का मैप यहाँ पे बना हुआ है, तो इस वाले जगह पे पाकिस्तान था, और इस वाले जगह पे भाई ब्राजील था, ठीक है? और भी बहुत सारे हैं, मेक्सिको है, नाइजीरिया है, यूनाइटेड अरब है, बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं, ठीक है? सो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया गाइस कौन कौन सी फेडरल कंट्रीज है, पाकिस्तान, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। आप थोड़ा सा देख लेना, ये सारी कंट्रीज है, बस पता रहना चाहिए कौन सी कहाँ पे बैठेगी। सो क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस, पॉइंट आउट 1 फीचर इन द प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया दैट इज सिमिलर टू द प्रैक्टिस्ड इन बेल्जियम, ठीक है? सो गाइस बेल्जियम में फेडरलिज्म कैसा चलता है और इंडिया में कैसा चलता है, इसका एक डिफरेंस निकालना है, ठीक है? दोनों में डिफरेंस एक मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि बेल्जियम के अंदर भी पावर शेयरिंग का मॉडल चलता है, इंडिया में भी पावर शेयरिंग का मॉडल अपना रखा है, दोनों में ही सिमिलैरिटी है। अब
बेल्जियम में भी 3 गवर्नमेंट है, इंडिया में भी 3 गवर्नमेंट है, लेकिन डिफरेंस निकालना है हमें, ठीक है, कि इनमें क्या चीज अलग है, ठीक है। सो गाइस क्या है, फीचर इन द प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया दैट इज सिमिलर टू दैट ऑफ बेल्जियम इज दैट, सिमिलर क्या है, पावर शेयरिंग होती है यहाँ पे, ये सिमिलर है। दूसरा क्या है, दोनों ने ही 3-3 टायर रख रखे हैं गवर्नमेंट के, दोनों ने ही फेडरलिज्म को अपना रखा है, मतलब 2 से ज्यादा टायर रखना गवर्नमेंट के, ठीक है। एंड जो सिमिलैरिटी नहीं है, मतलब जो डिफरेंस है वो ये है कि गाइज इनके यहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट है 3rd टायर, और इंडिया में है लोकल गवर्नमेंट 3rd टायर, ठीक है गाइज, समझ आ गया। इनके यहाँ पे कितने हैं, इनके यहाँ पे सेंट्रल है, इंडिया पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनके यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है, इंडिया पर भी स्टेट गवर्नमेंट है, लेकिन इनके यहाँ पे एक डिफरेंस है, इनके यहाँ पे एक कम्युनिटी गवर्नमेंट है जो अपने अपने कम्युनिटी के लिए बना रखी है। फ्रांस, जर्मन स्पीकिंग, डच स्पीकिंग लोग के लिए, हर एक के लिए एक एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बन रखी है, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा कोई गवर्नमेंट ही, हमारे इंडिया में 3rd टायर है लोकल गवर्नमेंट। सो दिस इज द वेरी इजी डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये भी बहुत इजी आंसर है इसका गाइस। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसके अंदर आप पावर शेयर कर रहे हो अलग अलग टायर्स में, सेंट्रल, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट, तो मतलब पावर शेयर कर देना। और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि मैं किसी को चॉकलेट नहीं दूंगा, अपने खुद खा जाऊंगा, ठीक है, बिल्कुल वैसी बात समझ सकते हैं, एकदम लालची वाला। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो होता है जहां पे सिर्फ एक ही टायर के पास सारी दुनिया भर की पावर उसके पास है, उसके कंट्री की सारी पावर एक ही टायर को दे रखी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। अब ये भाई एक ही टायर को सारी पावर दे रखी है, ये बहुत गलत चीज है ऐसे देखा जाए तो, मेरे नजरिए में, मेरे ओपिनियन में, बाकी वो किसी को गलत नहीं बोल रही मैं, बट मेरे ओपिनियन में गलत है। एक इतनी बड़ी कंट्री को संभालना, उसके अंदर शायद हमें अलग अलग टायर बना देने चाहिए, पावर बांट देनी चाहिए, जिससे चीजें और आसान हो जाती हैं, लेकिन सारा का सारा काम धाम एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट को करना है। तो ये यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसी को कहते हैं जहाँ पे एक ही टायर के पास सारी पावर दे दी जाती है, नो स्टेट गवर्नमेंट, नो कम्युनिटी गवर्नमेंट, नो लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। ये जो मॉडल है यूनिटरी फॉर्म ऑफ मॉडल, ये एग्जाम्पल में देखिए श्रीलंका ने अपना रखा है, ठीक है। श्रीलंका के पास सिर्फ एक टायर है गवर्नमेंट का और वो है नेशनल गवर्नमेंट, ठीक है, मतलब सेंट्रल ही समझ लो। फेडरल गवर्नमेंट में क्या है बच्चा, फेडरल गवर्नमेंट में देयर इज अ शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन यूनियन स्टेट गवर्नमेंट। हमारे इंडिया में आप ले सकते हो गाइस, इंडिया में 3-3 टायर बने हुए हैं, हमारे इंडिया में बहुत लोगों को पावर शेयर कर रखी है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी ऑर्गन्स में पावर शेयर हो रखी है, टायर्स में पावर शेयर हो रखी है, सेंट्रल, स्टेट, लोकल एंड लोकसभा, राज्यसभा, कोर्ट्स में पावर शेयर हो, हर जगह सबके पास एक एक पावर तो है। इवन आम जनता के पास भी बहुत बड़ी पावर, वो है राइट टू वोट, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू एजिटेट, हमारे पास भी बहुत सारे पावर्स हैं। सो इंडिया में आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज है दैट पावर सब में बांटी हुई है, नॉट एक के पास ऐसे रखा हुआ है। सो एग्जाम्पल में देख लीजिए यार, इंडिया एक फेडरल कंट्री है, अपनी पावर सब में बांटती है, यूनियन और सेंटर, स्टेट में पावर बटी हुई है, यूनियन गवर्नमेंट को ही सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं गाइस, और पंचायत यानी कि लोकल गवर्नमेंट में भी 3-3 टायर है इंडिया की, ठीक है। सो गाइस यूनिटरी वो होती है जिसमें सिर्फ एक ही नेशनल गवर्नमेंट है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें बहुत सारे टायर्स है गवर्नमेंट के। तो अच्छे से चैप्टर जरूर पढ़ लेना, फिर क्वेश्चन आंसर करने आना, वरना कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 करते गाइस, स्टेट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन द लोकल गवर्नमेंट बिफोर एंड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन 1992। एज यू नो गाइस, इंडिया में 3 टायर हैं गवर्नमेंट के, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। लोकल गवर्नमेंट बाद में बनाई गई थी। तो क्या क्या चीजें 1992 से पहले लोकल गवर्नमेंट में थी और क्या क्या चीजें 1992 के बाद क्या नए अमेंडमेंट हुए हैं लोकल गवर्नमेंट के लिए, वो हम देखते हैं। लोकल गवर्नमेंट प्री मतलब पहले 1992 से पहले लोकल गवर्नमेंट का क्या तामझाम था भाई, इलेक्शंस पहले रेगुलरली नहीं करे जाते थे लोकल गवर्नमेंट में, सबसे पहला फॉल्ट तो ये था। लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर और रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन। लोकल गवर्नमेंट के पास अपनी कोई पावर, पैसा, रिसोर्सेज कुछ नहीं था, वो कोई अच्छे से प्रॉपर फंक्शन अपना कर ही नहीं पाती थी। मतलब वही बात है ना, मैम होमवर्क देगी तो ही तो मैं होमवर्क करके आपको दूंगी, अब वो होमवर्क ही नहीं मिल रहा है, काम ही नहीं मिल रहा है, तो लोकल गवर्नमेंट क्या करेगी बैठ के, ठीक है। अब पोस्ट मतलब
1992 के बाद क्या चीजें आई भाई? ये अमेंडमेंट करा गया गाइस कि लोकल गवर्नमेंट जैसे यहाँ पे रेगुलर इलेक्शन नहीं करे जा रहे थे, इसे मैंडेटरी बना दिया गया कि रेगुलर इलेक्शन होने ही होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 2-3 पॉइंट और नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन मैं बता देती हूँ। बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इन तीनों के लिए या जितनी भी अदर बैकवर्ड क्लासेस होती है इन सबके लिए सीट रिजर्व करवाई गई लोकसभा, राज्यसभा, इन सब में। एक और पॉइंट बता देती हूँ गाइस, 1/3 वुमेन्स के लिए भी सीट रिजर्व करवाई गई थी। 4 पॉइंट हो गए। ठीक है, 3 पॉइंट तो यहाँ मैंने बता दिए। चौथा पॉइंट है गाइस, स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू। इसके बाद 1992 के बाद ये भी बहुत मैंडेटरी हो गया था कि स्टेट गवर्नमेंट सारा मतलब अपना कुछ पावर, पैसा, रिसोर्सेस लोकल गवर्नमेंट को शेयर करेगी। ठीक है, पहले ये ज्यादा अच्छी तरह नहीं होता था ये पावर शेयरिंग एंड रिसोर्स देना, लेकिन अब ये मैंडेटरी हो गया दैट यू हैव टू शेयर, स्टेट गवर्नमेंट को शेयर करना ही पड़ेगा। ठीक है गाइस, सो आप पॉइंट एक नंबर को जाता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2-2 पॉइंट लगाया है ना, तो आप नंबर देख लेना एक बार, कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का, उस हिसाब से आप लगा देना। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है गाइस? फिल इन द ब्लैंक सिंस द यूनाइटेड स्टेट। ये थोड़ा ठीक है, डरता है कोई? डरता है क्या यहाँ पे? कोई बात नहीं, फिल इन द ब्लैंक से कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ आएगा तो भाई ये डालना है, सिंस द यूनाइटेड स्टेट डैश टाइप ऑफ फेडरेशन। यूनाइटेड स्टेट्स कौन सा भाई फॉर्मेट अपनाता है? कमिंग टुगेदर फेडरेशन अपनाता है। ठीक है, आपके चैप्टर में ही था, बहुत पहले में शुरुआत में ही पढ़वा दिया था, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन अपनाता है गाइस। ठीक है, कमिंग टुगेदर ही लिख दो, काफी है, फेडरेशन तो यहाँ लिखा ही हुआ है। ये क्या होता था गाइस कि यूनाइटेड स्टेट्स में ऐसा मॉडल अपनाया जाता है क्योंकि वहां पे बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स हैं, तो छोटे छोटे स्टेट्स के पास ज्यादा पावर नहीं होती है, लेकिन वो सारे छोटे छोटे स्टेट्स ना दोस्ती कर लेते हैं, हाथ मिला के एक बड़ा यूनिट बन जाते हैं। ठीक है, वही बात है, एक लकड़ी को तोड़ना बड़ा आसान होता है, लेकिन एक लकड़ी का बंडल को तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है एक इंसान द्वारा। तो ये यही समझते हैं कि हम लोग सारे एक साथ मिल के यूनिट बना लेंगे पूरा। तो यहाँ पे ये मॉडल अपनाया जाता है कि ऑल द स्मॉल स्टेट्स यूज्ड टू गैदर टुगेदर इन अ फॉर्म ऑफ अ ग्रुप एंड बिकेम अ बिग यूनिट। सो ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन अपनाते हैं। ठीक है, और फिर क्या बताया है? स्टेट्स आर डैश वाइज द फेडरल गवर्नमेंट बट इंडिया इज डैश। यहाँ 2 डैश है, सॉरी 3 डैश है यहाँ पे। अच्छा भाई, यहाँ क्या आएगा? स्टेट्स आर डैश वाइज द फेडरल गवर्नमेंट। किसकी बात हो रही है? फेडरल गवर्नमेंट बट इंडिया इज, या फेडरल गवर्नमेंट किसके पास है यार? इंडिया डाल दो, इंडिया एक फेडरल गवर्नमेंट है ना, डाल दो इंडिया। ठीक है, सो ये क्या आ रहा है? नया वर्ड है यार, वाइजाविस। इसका क्या मतलब होता है गाइस? इसका मतलब होता है इन कंपैरिजन टू। ठीक है, इन कंपैरिजन टू। तो इन कंपैरिजन यहाँ पे बता रखा था, यूनाइटेड स्टेट्स के पास कमिंग टुगेदर फेडरेशन है इन कंपैरिजन टू इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे वाइजावाइज का मतलब होता है इन कंपैरिजन टू, यानी कि कंपैरिजन करना। ठीक है, माई सिस्टर लुक्स वाइजावाइज द कंपैरिजन, मतलब वाइजावाइज लाइक माई मदर। तो माई सिस्टर लुक्स लाइक कंपैरिजन टू माई मदर, ऐसे करके। ठीक है, तो गाइज ये बहुत बार आता था, इसलिए मैंने सोचा यार बता दूं इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब इन कंपैरिजन होता है, किसी को कंपेयर कर रहे हो ना आप, तो तब ये आप वर्ड यूज कर सकते हो। जैसे हमने यूएसए और इंडिया को कंपेयर करा, तभी आप ये वर्ड यूज कर सकते हो। बट इंडिया इज डैश टाइप ऑफ। ठीक है, तो यार ये डैश आई थिंक एक ही डैश है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा जगह दे दी है। इंडिया कौन सा भैया फॉर्मेट अपनाता है? इंडिया फॉर्मेट अपनाता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। खिचड़ीपुर राइटिंग है यार, माफ कर देना, जल्दी में लिख दिया मैंने। सो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है गाइस? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में कोई भी ऐसा ये यूएसए की तरह छोटे छोटे स्टेट बड़े यूनिट में एक साथ नहीं आते हैं। आपने देखा होगा उत्तराखंड अपना अलग पावर एक्सरसाइज करता है, यूपी अलग करता है, दिल्ली अलग करता है, सबके यहाँ पे अलग अलग स्टेट बनी है, सबके यहाँ पे अलग अलग लेजिस्लेटिव असेंबली बनी है। यहाँ पे कोई एक साथ मिलके आपने कभी नहीं देखा होगा भारत में कि सब मिल के एक साथ आके एक यूनिट बन जा रहे हैं। कभी आपने देखा है क्या? उत्तराखंड, यूपी, गुजरात, ये सारे एक बिगर यूनिट बन के सामने आ रहे हैं?
26 जनवरी का देख लो यार, सारे स्टेट्स की झांकी भी अलग निकलती है। ठीक है, आने वाली 26 जनवरी सारे स्टेट्स की झांकी तक अलग निकलती है। आपको अगर बढ़िया लिट्टी चोखा खाना है तो भाई उसके लिए बिहार जाइए, वो उत्तराखंड में नहीं मिल जाएगा। तो यहाँ पे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, मतलब कि भाई हर एक स्टेट अपने आप से मतलब अपने आप से रहना चाहता है, वो उसको किसी से दोस्ती वोस्ती नहीं करनी है, उसको कोई बिगर यूनिट नहीं बनाना है। हमारे भारत में ऐसे चलता है। ठीक है, सो इन इंडिया द डैश गवर्नमेंट हैज मोर पावर। तो इंडिया में यार कौन से टायर के पास ज्यादा पावर रहती है, सेंट्रल, स्टेट या लोकल के पास? तो बेसिकली सी बात है गाइज, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर रहती है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इज फॉर द होल कंट्री, स्टेट गवर्नमेंट हर एक स्टेट में वो सिर्फ अपना स्टेट संभालती है, और लोकल गवर्नमेंट लोकल मैटर संभालती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर इसलिए है क्योंकि वो पूरा देश संभाल रही है। ठीक है, वो एक स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ अपने स्टेट को संभालती है ना, सिर्फ अपने स्टेट को, दिल्ली का सीएम सिर्फ अपने दिल्ली को संभालते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे 29 स्टेट्स को संभालती है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है। तो इंडिया में कौन सी गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो आंसर में भी है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, ये फर्स्ट हमारा डैश था। ठीक है, इसके बाद क्या था? स्ट्रॉन्ग वाइज द फेडरल गवर्नमेंट, पावर एंड स्टेट्स आर स्ट्रॉन्ग वाइज। यहाँ पे इंडिया भी लगा सकते थे, इंडिया इज अ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है, यहाँ पे ये हमने लिख दिया, और इन इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है। ये हमने सारे डैशेस भर लिए। ठीक है, सो यार क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आ गए हैं। हियर आर द 3 रिएक्शंस टू द लैंग्वेज पॉलिसीज फॉलोड इन इंडिया। Give an argument and an example to support any of these positions। तो यार हमें थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, हमें सपोर्ट करना है हम कौन से आर्ग्यूमेंट की तरफ अपना हमें कौन सा आर्ग्यूमेंट सही लगता है गाइस। ठीक है, तो संगीता क्या कह रही है? संगीता कह रही है द पॉलिसी ऑफ एकोमोडेशन। गाइस ऐसे वाले क्वेश्चंस भी आते हैं समटाइम्स, आपको लगता होगा इनका आंसरिंग कैसे करना है हमें, तो अब यहाँ पे देख लो अगर कैसे आर्ग्यूमेंट्स ऐसे आते हैं तो इनका आंसरिंग कैसे करना होता है। बहुत ईजी वे है। संगीता कह रही है द पॉलिसी ऑफ एकोमोडेशन हैज स्ट्रेंथेंड नेशनल यूनिटी। वो ये बोल रही है कि एकोमोडेशन का क्या मतलब होता है गाइज? भारी भरकम शब्द है, लेकिन इसका मतलब है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट, या आप कह सकते हो एक साथ, मतलब बढ़िया तरीके से सहेज देना। ठीक है, सो एज यू नो गाइज, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जब भारत के टुकड़े होने जा रहे थे, जब सारे स्टेट, सारे राज्य के जो राजा रजवाड़े थे वो लोग कह रहे थे हमें भारत का हिस्सा नहीं बनना, हम अपना अलग स्टेट चलाएंगे, तब ही वॉज द ओनली मैन जिन्होंने ये सारे स्टेट्स को एक साथ होल्ड करा, एक साथ एकोमोडेट करा, यानी कि अरेंज करके भारत के नक्शे पर सारे स्टेट्स लेकर आए थे। सो गाइज वो यही बोल रही है कि इससे हमारी यूनिटी और बड़ी है। गाइज उत्तराखंड में अलग भाषा बोली जाती है, गुजरात में अलग भाषा, महाराष्ट्र में अलग, बंगाली अलग, कोलकाता में खाने तक अलग है, पहनावा भी अलग है, बहुत सारी चीजें अलग हैं, बट स्टिल हम इंडिया में कितनी आसानी से मतलब एक साथ जुट के रहते हैं, यूनिटी बनी रहती है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मैन शायद अभी भारत के बहुत टुकड़े हो गए होते और इंडिया में शायद 1 या 2 ही स्टेट, इंडिया कंट्री भी नहीं कहलाता। ठीक है, कोई कंट्री होती ही नहीं, सारे अपनी अलग अलग कंट्री बना लेते, उत्तराखंड अलग कंट्री, वो अलग कंट्री, ऐसे हो जाता। तो वो ये बोल रही है सहेज के अरेंजमेंट जो हुई है इससे हम सारे एक हुए हैं, यूनिटी हुई है। अरमान क्या कह रहा है? अरमान कह रहा है द लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स हैव डिवाइडेड अस बाय मेकिंग एवरीवन कॉन्शियस ऑफ देयर लैंग्वेज। अरमान ये कह रहा है कि एक एक लैंग्वेज बेस्ड कंट्री दे दिया है, स्टेट दे दिया है सबको, कि आंध्र में शायद तेलुगु बोलते हैं, तेलुगु है ना, आंध्र में शायद तेलुगु, आई डोंट नो गाइस तेलुगु स्पीकिंग लोग कौन है, बट आई थिंक आंध्र में तेलुगु ही बोलते हैं। ठीक है, सो गाइस एंड कन्नड़ा आई थिंक कर्नाटका में भी, माफ कर देना यार अगर गलत बोल रही हूँ तो। ठीक है, सो जो तुलु लैंग्वेज है ना, आई थिंक जैसे आंध्र प्रदेश की तेलुगु है, बंगाली कोलकाता के लोग बोलते हैं, मराठी लैंग्वेज महाराष्ट्र के लोग बोलते हैं। तो वो ये बोल रहा है कि हमने सबको एक एक लैंग्वेज बेस्ड स्टेट दे दिया है, महाराष्ट्र में सिर्फ मराठी रहेंगे ऐसा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये हमें डिवाइड थोड़ी ना कर रहा है। अगर मैं अभी महाराष्ट्र में जाऊंगी तो कोई मुझे बुरी निगाहों से या फिर मतलब ऐसे थोड़ी ना देखेगा कहाँ से आ गई है। मैं तो भारतीय ही हूँ, मैं हिंदू भी हूँ,
मैं तो जा सकती हूँ वहाँ पे, मेरा भारत है, मैं भारत में कहीं भी घूम सकती हूँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अरमान गलत कह रहेगा इसकी डिवाइड विवाइड कर दिया है हमने, सबको लैंग्वेज बेस्ड स्टेट दे दिया है, कोलकाता के लोग बंगाली ही बोल सकते हैं, वो बंगाली ही रहेंगे वहाँ, बस ऐसे तो कभी नहीं देखा मैंने, ठीक है। सो हरीश क्या बोल रहा है, दिस पॉलिसी हैज ओनली हेल्प्ड टू कंसोलिडेट द डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश ओवर ऑल द लैंग्वेज। फिर गाइज हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो उसमें बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला था कि इंग्लिश और हिंदी दोनों को ऑफिशियल पर्पस दिया जाए। इंग्लिश, देखो गाइज, हिंदी बोलने वाले लोग सिर्फ 40% है भारत में, ठीक है। सो बहुत से ऐसे लोग हैं गाइज जिनको या तो सिर्फ अपनी मदर टंग आती है और हिंदी आती है, या अपनी मदर टंग आती है और इंग्लिश आती है। साउदर्न स्टेट आप चले जाओ, वहां पे इंग्लिश या अपनी मदर टंग बोली जाएगी, ठीक है। केरला वगैरह तमिलनाडु में चले जाइए, वहां ज्यादा लोग हिंदी नहीं जानते, ठीक है। सो इंग्लिश, अब ये कौन है, हरीश, ये कह रहा है कि भाई इंग्लिश को नहीं देना चाहिए था इतना महत्व, ये सारी हमारी अदर लैंग्वेजेस पे ये डोमिनेंस दिखा देगा जाके। सो गाइज ये दोनों बंदे बुरे गलत बोल रहे हैं। हमारा जो फर्स्ट जो थी संगीता जो थी वो बिल्कुल सही बोल रही है कि भले ही हम सारे अलग अलग स्टेट्स हैं लेकिन हम रहते यूनिटी के साथ, हम है एक साथ ही। तो जो आपको सही लगता है उस आर्ग्यूमेंट को आपको बस लिख देना है आंसर में। द पॉलिसी ऑफ एकोमोडेशन मेंशन्ड बाय संगीता is correct reaction to the language policy followed in India. Due to this policy, India stands in unity with states having different languages. Had India not followed the policy of accommodation, several states could have proposed separation from the country. So guys, यहाँ पे यही उसने एक तरीके से बोला कि संगीता ने जो बोला है वो बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। भारत ने जो लैंग्वेज पॉलिसी अपनाई है कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं, कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है भारत में, ठीक है। सब सारे हमारे 21 रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज बनाए गए हैं, ठीक है। बहुत से ऐसे लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारी चीजें। तो हमने जो लैंग्वेज पॉलिसी अपनाई है वो बहुत सही अपनाई है और हमें लैंग्वेज पॉलिसी अभी तक सक्सेसफुली चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। 2 लैंग्वेजेस के बीच में हमें कभी दिक्कत नहीं लगी है, बल्कि हम लोग सीखते हैं एक दूसरे की लैंग्वेज, ठीक है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कहते हैं यार बंगाली सीख रहा हूँ मैं तेरे से बात करने के लिए, ये वो हमें क्या होना चाहिए, भालो आची, वो गलत सलत कहता है बट मुझे अच्छा लगता है, ठीक है यार कोई बात नहीं, तू सीख तो रहा है, ठीक है। तो मेरे ऐसे बहुत सारे बहन भाई भी हैं, मेरी बहनें भी हैं, वो भी सीखती हैं। सो या मेरे कुछ बहन भाई है जिनको थोड़ी बहुत कच्ची पच्ची बंगाली आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है यार, जो लैंग्वेज अच्छी लगती है वो बोलो, बस सामने वाले को समझ आनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 है गाइज, द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट इज, ये क्वेश्चन है गाइज कि फेडरल गवर्नमेंट का क्या फीचर है। फेडरल गवर्नमेंट इन पॉइंट में से कौन सा बयां कर रहा है कि वो फेडरल गवर्नमेंट का पॉइंट है, ठीक है। कुछ भी अनसन कोई भी पॉइंट आपको उठा के दे देंगे, लेकिन जो सही पॉइंट होगा वो आपका आंसर निकलेगा, ठीक है। जैसे बोल रहे हैं एप्पल का रंग क्या होता है, ठीक है, आपको पता लाल होता है, यहाँ हरा दे देंगे या पीला दे देंगे, लाल है, लाल पे लगा दीजिए भाई थप्पा, ठीक है। सो गाइस फेडरल गवर्नमेंट का फीचर क्या है देखते हैं। द नेशनल गवर्नमेंट गिव सम पावर टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये गलत है बिल्कुल। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कोई पावर नहीं देती हमारे भारत में, सेंट्रल के पास अपनी पावर है, स्टेट के पास अपनी पावर है, संविधान में दोनों को ही अपनी अपनी पावर दे रखी है। लेकिन हाँ, अगर यहाँ लिखा रहता स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट को पावर देती है तो ये बिल्कुल सही होता, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट को पावर देने और रिसोर्सेज और पैसा देने वाला स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। सेंट्रल स्टेट को एक दूसरे को पावर नहीं देता, दोनों की अलग अलग पावर है, तू अपना मोमोज खा, तू अपना मोमोज खाए, ठीक है। तो पावर ये वाला तो बिल्कुल गलत है। नेशनल गवर्नमेंट लिखा हुआ था गाइस, नेशनल गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ही होता है, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मतलब डर मत जाना, प्रोविंशियल का मतलब होता है स्टेट गवर्नमेंट। अच्छे से मैंने पढ़ाया था, ठीक है, अच्छे से टॉपिक में पढ़ाया था। सेकेंड वाला क्या है, पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो ये भी सही है, पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, ठीक है। इलेक्टेड ऑफिशियल एक्सरसाइज सुप्रीम पावर इन गवर्नमेंट, ऐसा भी नहीं है, कोई सुप्रीम पावर गवर्नमेंट में किसी को नहीं मिलती है, सबको या तो सिमिलर पावर मिलती है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ी ज्यादा पावर मिलती है, ऐसा बिल्कुल ये वाला पूरा गलत है, ठीक है। गवर्नमेंट पावर इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब गाइस यहाँ पे एक चीज देखने वाली है, पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। गाइस इनको पावर तो मिल रखी है, ठीक है, लेकिन ये एक तरीके की पावर नहीं, इनकी ड्यूटीज है,
पावर बेसिकली जो पावर जिनको दे रखी है ना, वो हमारे सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट को ही पावर है, असली ताकत, ठीक है, असली ताकत। एंड जुडिशरी, दीज आर ऑर्गन्स, जुडिशरी, लेजिस्लेट, ये अपना काम कर रहे हैं, बस ऑर्गन्स है। बिल्कुल ऐसी बात है गाइस कि हमारे घर में जैसे एक बच्चे होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, पावर किसके पास है? मम्मी पापा पे है ना। बच्चे डिसीजन नहीं ले सकते, लेकिन बच्चे भी अपना काम करते हैं, बच्चे भी मेंबर है, ठीक है। तो वैसी बात है, दीज आर ऑर्गन्स, ओके। फोर्थ वाला क्या है? गवर्नमेंट पावर इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ये वाला बिल्कुल सही है गाइस, यही फेडरल गवर्नमेंट का फीचर है, ठीक है, यही फेडरल गवर्नमेंट का डेफिनेशन है। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है गाइस? पावर इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टायर्स, ये फेडरलिज्म का फीचर है, ठीक है। सो गाइस, फेडरलिज्म का फीचर है हमारा फोर्थ वाला, लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ये आपका आ जाता है सेंट्रल, स्टेट, लोकल, ठीक है। तो ये है हमारा फेडरलिज्म, दिस इज द फीचर, ओके। सो दिस इज द राइट आंसर, फोर्थ वाला हमारा राइट आंसर है। सो गाइज, ये कुछ ऐसे दिमाग को हिला देने वाले क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आपको अच्छे से देखना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। उसमें पूछा क्या है? उसमें पूछा है कि फेडरलिज्म का फीचर क्या है, फेडरलिज्म का मतलब क्या है। तो बेसिकली फोर्थ वाला जो पढ़ा है हमने, वो फेडरलिज्म का मतलब है। हमको ये पॉइंट्स दिखाए जा रहे थे, 3, 2, 1 जितना भी हमने पढ़ा, दीज आर पॉइंट्स, नॉर्मल पॉइंट्स। लेकिन फीचर अगर आपने पढ़ा है ना फेडरलिज्म का, तो ये सबसे पहला फीचर यही है, ठीक है। बुक के अंदर भी है गाइस, एक बार देख लेना। एंड सारे सारे टॉपिक जरूर पढ़ना, आपको क्वेश्चन आंसर करने में इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। जरूर देखना सारे के सारे टॉपिक्स, बहुत इजी एक्सप्लेनेशन में पढ़ाए हैं, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, और किसी दूसरे चैप्टर में आपसे मुलाकात होती रहेगी। हम आपसे दूर नहीं रह सकते, ठीक है। आप हमसे दूर नहीं हो पाएंगे, बता दे रहे हैं हम, ठीक है। चल, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, जोक्स अपार्ट, अपना ध्यान रखो। एंड जय हिंद एवरीवन, फिर से मिलेंगे, गुड बाय।